हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली क्लास। डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4 के। इससे पहले हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट देख चुके थे। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेशन है 4 और इसमें जो है सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के। तो दोस्तों, आप थोड़ा भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे आप थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को जो आपको सॉल्व करना है, क्योंकि अब हमारे एग्जाम में जो बहुत ही कम समय रह गया है। तो दोस्तों, चलते हैं बिना देर के अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों, हमारा प्रैक्टिस सेट का सेशन जो है वो होता है रोज 3 बजे जो है प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप सभी को गुड आफ्टरनून दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन की एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। अब आपको बताना है कि एक कार बैटरी में जो है प्रयुक्त विद्युत अपघटय कौन सा होता है। तो दोस्तों, कौन सा होता है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो एक कार बैटरी में जो कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो दोस्तों, बी जो है इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस सेशन को लाइक करके मेरे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और देखिए दोस्तों, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? एक पिकोग्राम बराबर होता है। दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि एक पिकोग्राम कितने के बराबर होता है? तो बताइए, एक पिकोग्राम कितने के बराबर होता है? तो 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर। 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है एक पिकोग्राम। तो इसका आंसर क्या होगा? सी जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है दूध उदाहरण है। अब आपको बताना है कि दूध जो है किसका एक उदाहरण है। तो दोस्तों, दूध में जो है बहुत ही खनिज लवण और लैक्टोज और जल जो है और कई सारे विटामिन भी पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि दूध जो है निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। जल्दी से कमेंट कीजिए किसका एक उदाहरण है। तो इमल्सन का। किसका? इमल्सन का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। और दोस्तों, एग्जाम में जो है मात्र 25 दिन बचा है, तो अब हम लोग जो है जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लूसेंट की जो बुक होता है उसको कवर करेंगे। उसके बाद लूसेंट का जो जीएस आता है, लूसेंट का सामान्य ज्ञान, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद एसपीटी से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, तो एसपीटी के क्वेश्चन को भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी जो हम लोग रोज 40 क्वेश्चन एसपीटी का प्रैक्टिस करते हैं सुबह 9 बजे में, राइट। सुबह 9 बजे जो क्लास आता है वो हमारा एसपीटी कराता है, जिसमें हम लोग 40 से 50 क्वेश्चन इजीली सॉल्व करते हैं। और दोस्तों, 3 से 4 क्वेश्चन, यानी 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो कैसे रहता है? तो करंट अफेयर्स रहता है, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स रहता है। तो सरस्वती पूजा के बाद यानी कल के बाद जो है हमारा सेशन जो स्टार्ट हो जाएगा एकदम टाइम टेबल के साथ, जिसमें हम लोग एसपीडी और लूसेंट, उसके बाद बिहार से संबंधित जीके और करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस करेंगे। और मैथ की रही बात, तो मैथ जो है दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस सेट से तैयार कीजिए, क्योंकि मैथ जो है हर एक बार सीएसबीसी का बहुत ही हार्ड रहता है, ठीक है। क्योंकि सीएसबीसी जो हर एक साल एक भी इजी क्वेश्चन नहीं डालता है मैथ में। तो मैथ का सिलेबस जो थोड़ा हार्ड है, तो आप लोग जो सिलेबस है उसे कवर कर सकते हैं। बाकी हिंदी इंग्लिश जो वो लोग अपने लोग कवर कर लेंगे। तो चलते हैं, अपना टाइम गया, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए अवक्षय के लिए उत्तरदायित्व है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायित्व है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो ओजोन परत अवक्षय के लिए उत्तरदायित्व है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका ऑप्शन होगा डी। डी जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन क्या है 5 नंबर के, किस खनिज से लोहा प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, किस खनिज से लोहा प्राप्त होता है? तो हेमेटाइट से। किसे? हेमेटाइट से। तो दोस्तों, हमारा क्लास जो है सरस्वती पूजा के बाद यानी 17 से जो है एक नए क्वेश्चनों के साथ हमारा क्लास जो स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग लूसेंट के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे और एसपीडी के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों, बात रहा है बिहार जीके का, तो कल 12 बजे जो है बिहार जीके का टॉप 100 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो कल 12 बजे बिहार जीके का क्वेश्चन देखना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों। तो कल 12 बजे जो है बिहार जीके से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। क्वेश्चन क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। आप सभी को पता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है किसके द्वारा। दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। देखिए, सबसे इजी क्वेश्चन अभी तक का, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? बी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है।
देखिए इसका सोच समझ का आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला तीनों जो है कार्बन के क्या है? अंश है, ठीक है। यानी तीनों तत्वों में जो है कार्बन पाया जाता है, हीरा में भी पाया जाता है, ग्रेफाइट में भी और कोयला में भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन के किस में कार्बन नहीं है, तो दोस्तों किस में कार्बन नहीं है? तो तीनों में कार्बन है, तो हमारा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। जबकि देखिए यहाँ पे हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के दो अपरूप हैं, जबकि कोयला भी जो है एक कार्बन का अपरूप है। दोस्तों ये तीनों जो है क्या है? कार्बन का एक अपरूप है। तो हमारा सही ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, सर सीवी रमन का भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? क्वेश्चन क्या है कि सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार जो है किस साल दिया गया था? तो दोस्तों किस वर्ष दिया गया था इन्हें? तो 1930 में। कब दिया गया था? 1930 में। तो सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार जो है 1930 में दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन की पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अब आपको बताना है कि पानी का घनत्व जो है सबसे अधिकतम कहाँ पर होता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, पानी का घनत्व जो है सबसे अधिकतम कहाँ पर होता है? दोस्तों इसका घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कहाँ पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। क्वेश्चन है कि भूपपड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि भूपपड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। भूपपड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है और ये आप ही के लेवल का है। और ये क्वेश्चन जो 10th क्लास का है, ठीक है, 10th का है। क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। और ये क्वेश्चन आप लोग पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 1/2H2O। क्या होता है? CaSO4 1/2H2O। तो ये किसका सूत्र है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? अब आपको बताना है कि कौन सा अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए कि कौन सा अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा एसिटिक एसिड। क्या होगा? एसिटिक एसिड जो है सिरके में पाया जाने वाला एसिड है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या होगा? डी। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कि ध्वनि की वायु में वेग कितना होता है? आपको बताना है कि ध्वनि का जो है वायु में वेग कितना होता है। दोस्तों कितना होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि का जो है वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? तो इसका वेग होता है 330 मीटर पर सेकेंड। 330 मीटर पर सेकेंड। सी आंसर जो इसका सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? सी। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? बिल्कुल सही, 8 मिनट लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। लेकिन यहाँ पे क्या लगभग, क्या है लगभग कितना समय लगता है? तो 8.5 मिनट। 8.5 मिनट। इसका सही आंसर क्या होगा? सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। वैसे वास्तविक में इसे कितना लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। कितना लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। क्वेश्चन क्या है? लगभग में दिया है, तो हमारा आंसर होगा इसके नियरेस्ट। इसके नियरेस्ट कौन सा है? तो 8.5। चलिए बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, कोयले को कठोरता प्रदान के लिए बढ़ाई जाती है। अब बताइए, सॉरी क्वेश्चन क्या? स्टील को, ठीक है। क्वेश्चन है कि स्टील को कठोरता प्रदान के लिए बढ़ाई जाती है। अब बताइए स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए किसको बढ़ाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कार्बन को। किसको? कार्बन को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाया जाता है? तो कार्बन की मात्रा को बढ़ाने से स्टील जो है कठोर होता है। आप सभी को पता है कि लोहे में जितना ज़्यादा कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बनता है, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्वेश्चन क्या है? क्रोमेटोग्राफी। तो दोस्तों इस तकनीक का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्रोमेटोग्राफिक तकनीकी का प्रयोग किसमें होता है? तो किसमें किया जाता है? तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी तकनीक का। किसका? क्रोमेटोग्राफी तकनीक का। इसका सही आंसर होगा डी। डी जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्यों? क्वेश्चन क्या है? घरेलू एलपीजी। देखिए दोस्तों यहाँ पे एलपीजी है, तो एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम
गैस, एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और कुछ ही दिन पहले एग्जाम हुआ था होम गार्ड का, उसमें पूछा था सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों आपको जल्दी से बताना है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, और ये क्वेश्चन जो है बिहार कांस्टेबल में पूछा गया था। अभी जस्ट कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था बिहार होम गार्ड का, उसमें पूछा गया था कि सीएनजी किसका संक्षिप्त रूप है। तो दोस्तों सीएनजी का नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जबकि एलपीजी का होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और ये क्वेश्चन बिहार होमगार्ड में पूछा गया था, यही 10 दिन पहले एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि सीएनजी किसका संक्षिप्त रूप है। तो किसका है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, घरेलू एलपीजी में सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता है, क्यों? तो दोस्तों इसका क्या कारण है? तो इसके कारण है कि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, इसलिए एलपीजी सिलेंडर में जो है दाब मापक का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका क्या कारण है कि एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा बी। और आपको पता चल गया होगा कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और सीएनजी तो एग्जाम में कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था होमगार्ड का, उसमें पूछा गया था। चलिए बात करते हैं 19 नंबर का, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तो दोस्तों प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान। किसके समान? तो तरंग और कण दोनों के समान होते हैं। तो प्रकाश की विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। इसका सही आंसर होगा सी। सी जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। देखिए अब बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। और ये 20 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने 12 बजे की क्लास में प्रैक्टिस किया था कि शुष्क बर्फ क्या है। दोस्तों इसका आंसर नहीं बताने वाले हम, इसका आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। शुष्क बर्फ क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए और आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 12 बजे की क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि शुष्क बर्फ क्या है। तो क्या होगा हमारा सही ऑप्शन? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि 12 बजे क्लास में ये ऑप्शन था डी नंबर में। ये ऑप्शन किसमें था? डी नंबर में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ठोस कार्बन ऑक्साइड जो है वो एक शुष्क बर्फ है। चलिए बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन का। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और कल 12 बजे जो है 100 क्वेश्चनों का बिहार जीके से संबंधित क्वेश्चनों का सीरीज है, तो दोस्तों इसे अटेंड करना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो कल 12 बजे जो है बिहार जीके से संबंधित 100 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करवाया जाएगा, तो इसे अटेंड करना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। और ये क्वेश्चन अपने लोग अभी तक 7 से 8 बार जो है प्रैक्टिस कर चुके हैं कि लोकसभा का पहला आम चुनाव जो है कब हुआ था। तो दोस्तों लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? बिल्कुल सही, कब हुआ था? 1952 में। 1952 में जो है लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं। दोस्तों अब आपको बताना कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं। तो जल्दी से बताइए भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। आर्टिकल्स को क्या बोलते हैं? अनुच्छेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। तो आपको बताना कि भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद हैं। कमेंट कीजिए और जल्दी से बताइए कितने अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो है 300 से अधिक अनुच्छेद है। 300 से अधिक अनुच्छेद है। अगर आप बीपीएससी या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको जो है 400 से अधिक आर्टिकल्स मिलेंगे। कितने? 400 से अधिक आर्टिकल्स। लेकिन हमारा जो एग्जाम है वो क्या है? कांस्टेबल लेवल का एग्जाम है, तो इसमें हम क्या टिक करेंगे? 300 से अधिक आर्टिकल्स है। और अगर आप बीपीएससी या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में भी 400 से अधिक आर्टिकल्स है। कितने? 400 से अधिक आर्टिकल्स, यानी कुल 456 के अराउंड जो है आर्टिकल्स है भारतीय संविधान में। लेकिन हमारा जो कांस्टेबल का एग्जाम है तो उसमें जो है इतना हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उसमें बस इसका आंसर होगा 300 से अधिक आर्टिकल्स है। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। क्वेश्चन क्या है 23 नंबर कि भारत संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो दोस्तों किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 24 नंबर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। अब आपको जल्दी से कमेंट करना और आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूलभूत अधिकार नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो कौन सा एक मूलभूत अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो दोस्तों एक मूलभूत अधिकार नहीं है। इसे ये पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन संशोधन करके इसे जो है मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार जो एक मूलभूत अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार के अधिवासी शक्तियों को किसमें निश्चित किया है? बताइए किसमें निहित किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों किसमें निहित है? तो सभी तीनों में, किसमें? तीनों में निहित है। भारत के राष्ट्रपति में भी है, भारत के प्रधानमंत्री में भी और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? तो सभी तीनों में। अब बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? क्वेश्चन क्या दोस्तों कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा लोकसभा के सदस्य। कौन होते हैं? लोकसभा के सदस्य जो है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। दोस्तों बी जो है इसका सही आंसर होगा। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य। अब बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? अब आपको बताना है कि लोकसभा का जो है कम से कम कितने सत्र बुलाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि लोकसभा में कम से कम एक साल में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो एक साल में 2 सत्र बुलाए जाते हैं। कितने? 2 सत्र। इसका सही आंसर क्या होगा? बी। लोकसभा में कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र को जो है बुलाया जाता है। इसका सही आंसर होगा बी। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा का सदस्य जो है वो कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए कि राज्यसभा का सदस्य जो है कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। तो दोस्तों ये जो है 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। देखिए राज्यसभा का सदस्य जो है वो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, जबकि लोकसभा के सदस्य जो है 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा के लिए कितने वर्ष के लिए? तो 5 वर्ष के लिए। जबकि राज्यसभा के लिए कितने कितने सालों के लिए? तो 6 सालों के लिए। किसके? तो राज्यसभा के सदस्य जो है वो कितने सालों के लिए चुने जाते हैं? 6 सालों के लिए। देखिए अब 29 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है और राज्य से सर्वाधिक 80 सदस्य जो है लोकसभा में चुने जाते हैं। कितने? 80 सदस्य। तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधि लोकसभा में कौन भेजता है? तो उत्तर प्रदेश। कितने प्रतिनिधि भेजता है? 80 प्रतिनिधि। कितने? 80। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितना जनसंख्या उत्तर प्रदेश में उतना जनसंख्या जो है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में है। तो जितना पाकिस्तान जनसंख्या उतना तो हमारे देश उत्तर प्रदेश के राज्य में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। दोस्तों डी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय, जैसे कि अपने लोग पिछले क्लास में देख रहे थे कि बिहार के जो हाई कोर्ट है उसका स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा हुआ था? दोस्तों किसके द्वारा हुआ था? जल्दी से कमेंट कीजिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा हुआ था? तो भारतीय संविधान के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय संविधान के द्वारा। और दोस्तों भारत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब हुई थी? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में होता। संविधान के लागू होते ही सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों वर्ष 1947 में जो है भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को जो क्या हुआ? संविधान लागू हुआ था और साथ ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया और इसकी पहली बैठक जो हुई थी 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या था कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई भारतीय संविधान द्वारा। क्वेश्चन क्या है? 31 नंबर, लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है किसके द्वारा? क्वेश्चन क्या है? लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। दोस्तों इसको कैसे भंग किया जा सकता है लोकसभा के कार्यकाल को? तो इसका आंसर क्या होगा? लोकसभा के कार्यकाल को कैसे भंग किया जा सकता है? इसे जो है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जो है भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। किसके सिफारिश पर? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जो है इसे भंग किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। देखिए बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। अब आपको बताना है कि सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को किसका पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। जल्दी से कमेंट कीजिए किसकी सहयोग की जरूरत पड़ती है दोस्तों? तो इसे जो है स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है। पंचायती राज को कार्य करने हेतु जो है स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है
कि भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। अब आपको बताना है कि भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में कौन सा अंग जो है शामिल नहीं है। तो दोस्तों कौन सा अंग शामिल नहीं है, तो डी, किसानों का मकान ऋण। कौन सा, किसानों का मकान ऋण जो है भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी। डी जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। डी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। क्वेश्चन क्या है, भूमि विकास बैंक। तो भूमि विकास बैंक जो है निम्नलिखित में से किसका एक अंश है। तो दोस्तों किसका एक अंश है, तो सहकारी उधार ढांचा का। किसका, सहकारी उधार ढांचा का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। भूमि विकास बैंक जो है किसका एक अंश है, तो सहकारी उधार ढांचा का। इसका ऑप्शन होगा डी। डी जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है 35 नंबर, कि हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। क्वेश्चन क्या है, हरित क्रांति की सफलता। तो दोस्तों हरित क्रांति की सफलता जो है निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। किस पर निर्भर है दोस्तों हरित क्रांति की सफलता, तो किससे, तो इनमें से सभी से। किससे, इनसे, इनमें से सभी पे निर्भर है। तो बीजों की उच्च पैदावार किस्म से, पर्याप्त सिंचाई सुविधा से, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक से। तो हरित क्रांति की सफलता जो है इन सभी पे आधारित है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है। क्वेश्चन क्या है, कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग 5 दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा उत्पाद शुल्क। कौन सा, उत्पाद शुल्क। इसका सही आंसर होगा सी। ए क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, ए जो इसका सही आंसर होगा, उत्पाद शुल्क। चलिए बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। और ये दोस्तों क्वेश्चन है एसएससी का। किसमें पूछा गया था, एसएससी में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। तो कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है, तो भूमि राजस्व कर। भूमि राजस्व कर जो है वो किसका होता है, तो राज्य सरकार का। किसका होता है, राज्य सरकार का। बाकी ये तीनों जो है किसका है, केंद्र सरकार का। किसका है, केंद्र सरकार का टैक्स है। लेकिन भूमि राजस्व कर जो है वो किसका है, राज्य सरकार का। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी है। क्वेश्चन क्या है कि भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो है निम्नलिखित में से कौन सी है। तो दोस्तों कौन सी वस्तु सबसे ज्यादा निर्यात होती है भारत में, जल्दी बताइए, जल्दी आंसर कीजिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा कपड़े। कौन सा, कपड़े। तो भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है कपड़े। इसका आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब देखिए दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, आरबीआई ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की है। अब आप कमेंट कीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी व्यापार में धन लगाने में किसके साथ, किसके द्वारा जो है वो सहायता की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा एक्जिम बैंक द्वारा। किसके द्वारा, एक्जिम बैंक द्वारा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की है एक्जिम बैंकों के द्वारा। और दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1935 में। कब हुई थी, 1935 में। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। चलिए बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप यूं ही दे सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो इसके साथ इसकी स्थापना किसने किया था, तो ए.ओ. ह्यूम ने। किसने, ए.ओ. ह्यूम ने। और दोस्तों कब किया था, तो 1885 में। कब किया था, 1885 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने किया था। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का स्थापना जो है कब हुआ था। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि बीजेपी का स्थापना कब हुआ था। लगातार 3 साल से जितने भी एग्जाम होते हैं वनडे, उन सब में पूछा जाता है कि बीजेपी का स्थापना किस वर्ष हुआ था। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर कि बीजेपी का स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था। दोस्तों बीजेपी का स्थापना जो है 1980 में हुआ था। कब हुआ था, 1980 में। तो बीजेपी का स्थापना जो है 1980 में हुआ था, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया था। क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो किस वर्ष पास किया था। दोस्तों किस वर्ष पास किया था, तो 1942 में। कब पास किया था भारत छोड़ो प्रस्ताव, 1942 में। और किसने पास किया था, तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब देखिए क्वेश्चन है 42 नंबर, और क्वेश्चन ये है कि आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। तो दोस्तों आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा जो है कब की गई थी,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा जो है वो किस वर्ष की गई थी? तो इसकी घोषणा की गई थी 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? क्वेश्चन क्या है कि चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा संबंधित नहीं है निम्नलिखित में से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि चंपारण आंदोलन जो कब हुआ था? 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। और दोस्तों ये क्यों शामिल नहीं होते? क्योंकि इस समय ये बहुत ही छोटे थे, इसीलिए ये चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है। और चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में। और इनमें से कौन संबंधित नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। दोस्तों ये इसलिए शामिल नहीं हुए थे क्योंकि इस समय ये जो है सिर्फ 15 साल के थे। कितने साल के? 15 साल के। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 को। कब हुआ था? 1902 में जो है जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। और ये इस समय जो है 15 साल के थे, इसलिए चंपारण आंदोलन में ये भाग नहीं लिए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अब आपको बताना है कि स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था। दोस्तों किससे था स्वामी सहजानंद का संबंध? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर होगा बिहार के किसान आंदोलन से। किससे? बिहार के किसान आंदोलन से स्वामी सहजानंद का संबंध है। इसका सही आंसर होगा सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा कौन सा था? अब आपको बताना है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा कौन सा आंदोलन था। दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बिहार से रिलेटेड है, तो आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली आना चाहिए कि बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा कौन सा आंदोलन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर कि गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहबाद, गया एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगा कब हुआ था? अब आपको बताना है कि गौरक्षा के मुद्दे पर यानी गाय के रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहबाद, गया एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगा कब हुआ था? जल्दी से बताइए बिहार में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगा जो है वो किस वर्ष हुआ था? दोस्तों आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि कब हुआ था? 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। तो बिहार के शाहबाद, गया और पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था 1917 में। किस मुद्दे पर? तो गौरक्षा के मुद्दे पर। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा भी मिस मत कीजिएगा। और कल जो 12 बजे है वो क्या है? टॉप 100 क्वेश्चनों का क्लास है। और वो टॉप 100 क्वेश्चन रहेगा बिहार के जीके से संबंधित। बिहार के जीके से संबंधित रहेगा। दोस्तों इसे देखना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो कल 12 बजे टॉप 100 क्वेश्चन रहेगा बिहार जीके से जब संबंधित। अब देखिए क्वेश्चन है 47 नंबर कि 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। क्वेश्चन क्या है कि 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। किस पर रोक लगाई थी छोटा नागपुर कास्ट ने? जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये जो रोक लगाया था किस पे? खूंट-कुट्टी भूमि व्यवस्था पर। किस पर? खूंट-कुट्टी भूमि व्यवस्था पर। तो 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी खूंट-कट्टी भूमि व्यवस्था पर। तो इसका ऑप्शन होगा डी। दोस्तों डी जो है इसका सही आंसर होगा। डी जो है इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 48 नंबर और इसका ऑप्शन ऑप्शन जो नेक्स्ट स्लाइड में, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल की लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह कथन किसने कहा था? तो दोस्तों यह कथन जो है निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो यह कथन था सरदार पटेल का। यह कथन किसका था? सरदार पटेल का। और सरदार पटेल ने क्या कहा था? तो दोस्तों इन्होंने कहा था कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल की लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह कथन किसने कहा था? सरदार पटेल ने। चलिए बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा से सेटअप कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन बिहार जीके से संबंधित है, तो इसे आप लोग थोड़ा भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि बिहार जीके से कम 10 से 12 क्वेश्चन इजीली पूछे जाते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन जो बिहार जीके से इजीली पूछे जाते हैं, जबकि 5 से 6 क्वेश्चन जो करंट अफेयर से पूछे जाता है। और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन जो जीके जीएस से पूछे जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन बचेंगे वो सब जीके जीएस के रहेंगे। तो बिहार से 10 से 12 क्वेश्चन हर एक साल आता है।
तो आपको बताना कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई थी। जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो 1934 में हुआ था। कब हुआ था? 1934 में। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में 1934 में हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार में उड़ीसा एक नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था। जल्दी से बताइए इसका नेतृत्व जो है वो किसने किया था। देखिए क्वेश्चन क्या है, बिहार में अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में जो है बिहार एवं उड़ीसा जो है एक नए प्रांत का निर्माण हुआ। अब बताइए इस आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। कौन किए थे? सच्चिदानंद सिन्हा ने। इसका सही आंसर होगा ए। अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है 1911 में जो आंदोलन हुआ था किसके लिए, तो नए प्रांत बनाने के लिए। लेकिन 1912 में जो दोनों का विभाजन हुआ। 1912 में जो है क्या हुआ, विभाजन हुआ। आंदोलन हुआ 1911 में, विभाजन हुआ 1912 में। लेकिन दोनों राज्य जो है अपने सत्ता में कब आया, 1936 में। कब आया? 1936 में दोनों अपने एक अलग अलग प्रांत बन गया। तो 1936 में जो है दोनों अलग अलग प्रांत बन गया। 1911 में आंदोलन हुआ, 12 में जो है अलग हुआ, लेकिन एक अलग संयुक्त रूप से प्रांत कब बना, तो 1936 में। अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। अब बताइए कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। जल्दी से कमेंट कीजिए और आंसर बताइए वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन जो सही हो जाएगा। बुध ग्रह का जो कोई भी उपग्रह नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी जो दोस्तों इसका सही आंसर होगा। बी जो इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की। गल्फ स्ट्रीम क्या है। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं कई बार कि गल्फ स्ट्रीम क्या है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि गल्फ स्ट्रीम क्या है। दोस्तों यह एक महासागरीय धारा है। क्या है? एक महासागरीय धारा का नाम है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम यह क्या है, एक महासागरीय धारा है। तो इसका आंसर होगा बी। अब 53 नंबर है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। क्वेश्चन क्या है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि किस देश का जनसंख्या सबसे अधिक है। तो चीन का। किसका है? चीन का। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, जोहान्सबर्ग विख्यात है। अब बताइए जोहान्सबर्ग जो है वो किसके लिए विश्व विख्यात है। जल्दी से कमेंट कीजिए बताइए कि जोहान्सबर्ग विश्व विख्यात है किसके लिए। जल्दी से कमेंट करना है आपको, इसका आंसर बताएं क्या होगा। जैसे दोस्तों बता दें आपको कि जोहान्सबर्ग जो है कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। और दोस्तों ये जो किसके लिए, स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? स्वर्ण खनन यानी सोने के खान के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों ये जोहान्सबर्ग कहाँ पर है, तो अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो स्वर्ण खनन के लिए। इसका सही आंसर होगा ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है 55 नंबर, पिग्मीज निवासी है। अब बताइए पिग्मीज निवासी कहाँ के है। जल्दी से कमेंट कीजिए बताइए कि पिग्मीज निवासी कहाँ के है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करना है आपको कि पिग्मीज जो है कहाँ के निवासी हैं। कमेंट करना, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों ये है अफ्रीका के। कहाँ के? अफ्रीका के। कहाँ के? अफ्रीका के। और जोहान्सबर्ग विख्यात है, तो ये जगह कहाँ पे है जोहान्सबर्ग, तो ये भी अफ्रीका में है। कहाँ पर है? अफ्रीका में। तो बताइए पिग्मीज निवासी हैं अफ्रीका के। कहाँ के? अफ्रीका के। और ये कहाँ पे बसे हुए हैं, तो दोस्तों कांगो बेसिन के घने जंगल में। कहाँ पर? कांगो बेसिन के घने जंगल में बसे हुए हैं। और दोस्तों इसका जो कद होता है ना वो बहुत ही छोटा होता है। यानी पिग्मीज निवासी जो है, पिग्मीज जनजाति के जो लोग हैं उनका कद जो है बहुत ही छोटा होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो कांगो नदी जो है उसके जंगल में, कांगो के बेसिन के बगल में एक जंगल है उसमें पाए जाते हैं पिग्मी जनजाति। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो दोस्तों भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो कौन सी है, तो गॉडविन ऑस्टिन। कौन सी? गॉडविन ऑस्टिन। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। इसका सही आंसर होगा सी जो है इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन को ही काराकोरम कहते हैं। क्या कहते हैं? काराकोरम। और काराकोरम को ही संक्षिप्त रूप में क्या कहते हैं? K2। क्या कहते हैं? K2। तो देखिए क्वेश्चन की भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। क्वेश्चन क्या कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो सर्वोच्च पर्वत चोटी है भारत की K2, जिसे हम क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन या काराकोरम भी कहते हैं। काराकोरम का ही संक्षिप्त रूप है K2 और इसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। जबकि विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। विश्व की जब बात करें तो विश्व में आ जाएगा माउंट एवरेस्ट। जबकि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है K2, जिसे क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी जो है इसका सही आंसर होगा।
और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8611 मीटर। कितना है, 8611 मीटर। तो गॉर्बिन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है, तो 8611 मीटर। अब देखिए, अब बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। अब आपको कमेंट करना है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है वो किससे हुआ है। दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका निर्माण हुआ केनजोइक में। कहाँ पे हुआ, कैनेजोइक में। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है कैनेजोइक में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। डी जो है दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा। डी क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए, अब बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की। रेगुर नाम है, आपको बताना कि रेगुर जो है, दोस्तों आपको बताना कि रेगुर नाम है किस मिट्टी का, यानी रेगुर जो है किस मिट्टी का दूसरा नाम है। जल्दी से कमेंट कीजिए और आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो रेगुर मृदा जो है किस मिट्टी का दूसरा नाम है, तो काली मिट्टी का। किस मिट्टी का, काली मिट्टी का। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है कि दिल्ली है, अब बताइए दिल्ली क्या है। दोस्तों आपको बताना है कि दिल्ली क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए कि दिल्ली जो है क्या है। तो दोस्तों दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी। बी जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके लिए VVI है कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। देखिए यानी नदी, डैम और जितने भी जल विवाद हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि कावेरी जल विवाद जो है किन दो राज्यों के बीच है। तो इसका आंसर क्या होगा, किन दो राज्यों के बीच है। तो ये जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। किसके बीच, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच है कावेरी जल विवाद। तो इसका सही आंसर होगा सी। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप जो थोड़ा भी मत भूलेगा कि कावेरी जल विवाद जो है वो कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 61 नंबर, गारो जनजाति। अब बताइए गारो जनजाति जो है वो किस राज्य की है। गारो जनजाति जो है वो किस राज्य की है, तो ये है मेघालय की। कहाँ की, मेघालय की। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मेघालय में गारो जनजाति पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए अब बात करते हैं भाखड़ा नंगल की संयुक्त परियोजना कौन सी है। बताइए क्वेश्चन है कि भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना किस राज्य की। अब बताइए आपको बताना है कि भाखड़ा नंगल जो है एक संयुक्त परियोजना किस राज्य की है। तो किस राज्य की भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। कौन सी, तो भाखड़ा नंगल। कौन सी, भाखड़ा नंगल परियोजना। इसका सही आंसर होगा ए। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नंगल। इसका सही आंसर होगा ए। अब बात करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की। कोंकण रेल जिन राज्यों से गुजरती है वो राज्य कौन से हैं। तो कोंकण रेल जो है किन राज्यों से होकर गुजरती है। जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए कोंकण रेल किन राज्यों से होकर गुजरती है। और ये क्वेश्चन आप लोग पहले ही प्रैक्टिस कर चुके हैं कि कोंकण रेल जो है किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कहां से गुजरती है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल से। कहां से, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल से होकर गुजरती है। कौन सी, तो कोंकण रेल। इसका सही आंसर होगा डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। अब आपको बताना है कि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी जो है क्या है, एक इन सबों में से नई है। यानी पार्श्वनाथ से भी नई है, राजमहल पहाड़ी से भी नई है और खड़गपुर पहाड़ी से भी नई है। तो बिहार की सोमेश्वर श्रेणी इन सबसे नई श्रेणी है। इसका सही आंसर क्या होगा, डी। डी जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। डी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। चलिए अब बात करते हैं क्या, तो 65 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है 65 नंबर कि झारखंड में दामोदर प्रवाहित होती है। अब आपको पता है कि झारखंड में दामोदर क्या है, एक नदी है। ठीक है, दामोदर क्या है, एक नदी है। तो झारखंड में दामोदर प्रवाहित होती है कहां से। जल्दी से कमेंट कीजिए कहां से प्रवाहित होती है दामोदर नदी झारखंड से। जल्दी से कमेंट कीजिए कहां से प्रवाहित होती है। तो दोस्तों ये होती है भ्रंश घाटी से। कहां से, तो झारखंड के भ्रंश घाटी से दामोदर नदी प्रवाहित होती है। तो इसका आंसर होगा बी। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि झारखंड में दामोदर प्रवाहित होती है एक भ्रंश घाटी से। कहां से, भ्रंश घाटी से। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है कहां पर स्थित है। दोस्तों कहां पर स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जल्दी से कमेंट कीजिए कहां पर है, तो दी हेग में। कहां पर, दी हेग में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो है दी हेग में। और दोस्तों दी हेग कहां पे है, तो नीदरलैंड में। कहां पर, नीदरलैंड में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के दी हेग में। इसका आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है 67 नंबर कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर है। क्वेश्चन क्या कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, तो बताइए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है कहां पर है।
कमेंट कीजिए कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में। कहाँ पे दोस्तों, देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। अब आपको बताना है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि न्यूयॉर्क में है, वो किस देश में है। जल्दी से बताइए किस देश में है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। किसमें, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में। तो इसका सही आंसर होगा डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या है। दक्षिण अफ्रीका में किसने रंगभेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया था। क्वेश्चन क्या है, दक्षिण अफ्रीका में किसने रंगभेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया था। तो दोस्तों किसने रंगभेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसने संघर्ष किया था, नेल्सन मंडेला ने। किसने, नेल्सन मंडेला ने। इसका ऑप्शन होगा डी। डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए क्वेश्चन है, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं। और दोस्तों हम बार बार बता रहे कि राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति। तो भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए। ए जो है इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनको अपने पद का सैलरी नहीं मिलता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का सैलरी जो कितना होता है, 0 रुपया होता है। कितना होता है, 0 होता है। तो अब आपको पता लगाना होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति को सैलरी कैसे मिलता है। तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति को सैलरी जो है वो राज्यसभा के चेयरमैन होने का सैलरी मिलता है। किसका सैलरी मिलता है, तो राज्यसभा के चेयरमैन होने का। और देखिए भारत के उपराष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री का सैलरी जो है कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 रुपया होता है। तो भारत के संविधान में जो इन दोनों के सैलरी का उल्लेख जो है नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इन्हें सैलरी मिलता है किस चीज का, तो भारत के उपराष्ट्रपति को सैलरी मिलता है किस चीज का, तो राज्यसभा के चेयरमैन का। राज्यसभा के चेयरमैन का। और प्रधानमंत्री को मिलता है किस चीज का, तो विकास समिति के संगठन के अध्यक्ष होने का। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होने का सैलरी मिलता है किसको, प्रधानमंत्री को। किसको, प्रधानमंत्री को। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 70 नंबर। खमेर रोज तानाशाही दल है। अब आपको पता है खमेर रोज जो है कहाँ का तानाशाही दल है। तो खमेर रोज जो है दोस्तों वो कहाँ का तानाशाही दल है, जल्दी से कमेंट कीजिए कहाँ का तानाशाही दल है, तो कंबोडिया का। कहाँ का, कंबोडिया का। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर क्या होगा, ए। तो दोस्तों ए जो है इसका सही आंसर होगा। तो खमेर रोज जो है वो कंबोडिया का एक तानाशाही दल है। अब चलते हैं हिंदी के क्वेश्चन पे दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग हिंदी के क्वेश्चन में कि हिंदी का क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या, फर्स्ट नंबर कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन क्या है कि अपने कार्य को अपने आप करना ही स्वावलंबन कहलाती है। क्वेश्चन क्या है कि अपने कार्य को अपने आप करना ही स्वावलंबन कहलाती है। इसमें दोस्तों ये जो है ना, ये रेखांकित जो वाक्य है इसमें गलत दिया गया है, ठीक है। उसमें आपको सही चुनना है। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर जो है सही होगा। जल्दी से बताइए, इसमें उच्चारण जो है ना गलत लिखा गया है, तो आपको जो है सही चुनना है। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो अपने कार्य को अपने आप करना ही स्वावलंबन कहलाती है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा। स्वावलंबन क्या होगा, कहलाता है। क्या होगा, कहलाता है। देखिए अपने कार्य को अपने आप करना ही स्वावलंबन कहलाता है। तो यहाँ पे कहलाती है, यहाँ पे देखिए किसी भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जो है बात नहीं किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहलाता है। क्या होगा, कहलाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, स्वावलंबन कहलाता है। देखिए स्वावलंबन कहलाता है किसमें, डी में है। तो डी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। डी जो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जीवन अवसरों में एक धारा है। देखिए फिर यहाँ पे जो ये रेखांकित जो वाक्य है ये गलत लिखा गया है, तो इसमें सही क्या होगा। तो यहाँ पे सही कौन सा वाक्य आएगा, ये आपको इसमें से चुनना है। इन 4 ऑप्शन में से आपको चुनना है कि यहाँ पे कौन सा सही आएगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट नंबर की, जीवन अवसरों पर धारा। ये भी गलत हो गया, जीवन अवसरों पर धारा नहीं होता, जो कि एक शुद्ध वाक्य नहीं बनता है। जीवन अवसरों की एक, अवसरों के एक धारा। क्वेश्चन क्या है कि जीवन अवसरों का एक धारा, क्या ये सही है। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या ये सही है। ये भी सही नहीं है। अब देखिए जीवन अवसरों का एक धारा, जीवन अवसरों का एक धारा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्या ये सही ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन जो हमारा क्या होगा, सही होगा। जीवन अवसरों का एक धारा है। क्या होगा, जीवन अवसरों का एक धारा है। लेकिन यहाँ पे जीवन अवसरों का एक धारा है, इसमें भी कुछ एरर है कि जीवन अवसरों का एक धारा है। दोस्तों ये भी जो हमारा एरर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। जीवन जो है अवसरों का एक धारा नहीं होगा, ठीक है। जीवन अवसरों की एक धारा होगा। क्या होगा, जीवन अवसरों की एक धारा होगा। इसका सही क्या होगा, डी। डी ऑप्शन जो दोस्तों इसका सही हो जाएगा। इसमें ए, बी और सी जो तीनों गलत है। डी ऑप्शन जो हमारा सही होगा। जीवन अवसरों की एक धारा है। क्या है, अवसरों की एक धारा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। अब देखिए 93 नंबर। अब ये बहुत ही ईजी है। इसमें आपको जो है इन ऑप्शन में से एक वाक्य देना है जिससे कि एक शुद्ध जो है यहाँ पे एक शब्द देना है जिससे कि एक शुद्ध वाक्य बन जाएगा। देखिए नेता ने बहुत ही बढ़िया
क्या दिया? नेता ने बहुत ही बढ़िया वाद विवाद दिया, या नेता ने बहुत ही बढ़िया प्रवचन दिया, नेता ने बहुत ही बढ़िया आख्यान दिया, या नेता ने बहुत ही बढ़िया भाषण दिया? जल्दी बताइए, नेता का काम क्या है? नेता का काम क्या है? भाषण देना। क्या काम है? भाषण देना। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन क्या होगा? भाषण। क्या होगा? भाषण। नेता ने बहुत ही बढ़िया भाषण दिया। अब नेता तो संत नहीं है कोई प्रवचन देंगे, तो नेता क्या है? नेता जो क्या करते हैं? भाषण देते हैं। नेता क्या करते हैं? भाषण देते हैं। तो नेता ने बहुत ही बढ़िया भाषण दिया। इसका ऑप्शन होगा डी। अब देखिए 94 नंबर, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अब इसमें देखिए क्या होगा? योद्धा ने बहुत बहादुरी के साथ क्या की? तो अब देखिए ऑप्शन के साथ देखते हैं। योद्धा ने बहादुरी के साथ लड़ाई की, योद्धा ने बहादुरी के साथ लिखाई की, बहुत योद्धा ने बहादुरी के साथ पढ़ाई की, और योद्धा ने रुलाई यानी बहादुरी के साथ रुलाई की। तो बताइए कौन सा ऑप्शन जो इसका सही होगा? तो दोस्तों योद्धा क्या करता है? लड़ाई करता है। तो योद्धा ने बहादुरी के साथ लड़ाई की, बहादुरी के साथ लड़ाई की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। अब देखिए सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी इसमें देखना है किसका उच्चारण सही है। जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए निम्नलिखित में से किसका उच्चारण जो बिल्कुल सही सही दिया गया है। तो किसका उच्चारण सही है? हमें चुनना क्या? निराकार। तो बताइए निराकार का सही उच्चारण कौन सा होगा? ये देखिए निर्कार है, ये निर्कार है, ये निराकार है, और ये निराकार है। तो बताइए कौन सा सही होगा? देखिए दोस्तों निराकार, निराकार नहीं होता, निराकार होता है। क्या होता है? निराकार होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी। सही ऑप्शन क्या होगा? सी। दोस्तों हर्षईकार और दीर्घिकार में क्या डिफरेंस होता है? ये जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि हर्षईकार और दीर्घिकार में क्या डिफरेंस होता है। चलिए बात करते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है 96 नंबर? देख लीजिए यहाँ पे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अब आपको बताना है कि अभ्युदय का पर्यायवाची क्या होगा। तो दोस्तों अभ्युदय का पर्यायवाची जो है क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों अभ्युदय का पर्यायवाची जो है क्या होगा? तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? उन्नति। क्या होगा? उन्नति होगा। अब 97 नंबर देखिए, एक शब्द दीजिए, यानी आपको इन वाक्य का एक शब्द बताना है कि परोपकार करने वाला को क्या कहा जाता है। दोस्तों परोपकार करने वाले को क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए कि परोपकार करने वाले को क्या कहा जाता है? परोपकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परोपकारी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिर रेखांकित वाक्य दिया गया, इनमें से जो क्या गलत है उसे आपको सही करना है। क्वेश्चन के दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मजदूर ने चटनी की रोटी खाई। अब देखिए मजदूर ने चटनी की रोटी खाई, ये तो बहुत ही अहम सवाल है कि मजदूर ने चटनी की रोटी खाई। अब बताइए चटनी की कोई रोटी खाती है? तो ये तो हमारा पहले से गलत है, तो हमें क्या करना? सही चुनना है। तो बताइए इनमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए मजदूर ने रोटी को चटनी खाई, ये भी गलती हो गया। रोटी का चटनी नहीं बनता है। फिर नेक्स्ट क्या है? मजदूर ने चटनी से रोटी खाई, चटनी से रोटी खाई, कि रोटी से चटनी खाया जाता है, चटनी से रोटी नहीं खाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? मजदूर ने रोटी का चटनी खाई, रोटी का चटनी खाई। फिर क्या है? मजदूर ने रोटी की चटनी खाई। दोस्तों इसमें बहुत ही कंफ्यूजन है कि इसका सही आंसर क्या होगा। मजदूर ने चटनी की रोटी खाई, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मजदूर ने रोटी की चटनी खाई, मजदूर ने चटनी से रोटी खाई, मजदूर ने रोटी का चटनी खाई, और मजदूर ने रोटी के चटनी खाई। तो इसका सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? मजदूर ने चटनी से रोटी खाई। हाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए मजदूर ने चटनी से किसके साथ रोटी खाई? चटनी के साथ रोटी खाई। किसके साथ? चटनी के साथ। तो मजदूर ने चटनी से रोटी खाई, चटनी से रोटी खाई। रोटी किसके साथ खाया? चटनी के साथ। किसके साथ? चटनी के साथ। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 99 नंबर क्या है? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अब देखिए यहाँ पे वाक्य है जिसमें एक भाग जो त्रुटि है कहीं ना कहीं, उसे आपको चुनना ही कौन सा त्रुटि है। देखिए संतों के जीवन परोपकार के लिए होता है, परोपकार के लिए होता है। संतों का जीवन, संतों को जीवन। देखिए यहाँ क्या? संतों को जीवन। अब बताइए यहाँ पे कौन सा भाग एरर है? अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। संतों को जीवन, संतों को नहीं होगा, क्या होगा? संतों का। आप तो पढ़ते ही इसका आंसर पता लगा लीजिएगा कि संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है। किसका जीवन परोपकार के लिए होता है? संतों का। तो संतों का, लेकिन यहाँ पे क्या? संतों को है। तो हमारा एरर वाला पार्ट कौन सा है? बी। बी जो हमारा सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। सांस चलने वाला। दोस्तों सांस चलने वाला को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है कि सांस चलने वाला को क्या कहते हैं? सहगामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहगामी। तो दोस्तों आज के लिए इस बात इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास है वो है शाम के 6 बजे, जिसमें क्या करेंगे? अब जो हम लोग लाइव टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? लाइव टेस्ट करेंगे। अगर आप किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी हो,
बीपीएससी किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे जो भी किसी भी चीज़ का, तो उसका जो आज शाम से लाइव टेस्ट स्टार्ट होगा, तो उसे अटेंड करना आप लोग बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, जिसमें हम लोग कुल 30 क्वेश्चनों का लाइव टेस्ट लेंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन का? 30 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट लिया जाएगा। और दोस्तों इसका जो पीडीएफ है ना 30 क्वेश्चन का, वो आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दे दिया जाएगा लिंक, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज शाम 6 बजे जो है टॉप 30 का लाइव क्लास देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। टाइमिंग क्या है? 6 बजे शाम में। तो दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे कब? 6 बजे शाम में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अब मिलेंगे हम शाम के 6 बजे।